हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी। तो भाई क्लास 6 की साइंस का चौथा चैप्टर हम लेकर आ गए हैं, जहां पे हम आपको पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चौथे चैप्टर का नाम क्या है? चौथे चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, जो भी चैप्टर हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे। चाहे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं अपने चैप्टर को। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों को का प्रेक्षण कीजिए। हमें क्या करना है भाई? अपने घर से बाहर निकलना है और हमें घर अपने आसपास के जो हमारे पौधे हैं, ठीक है, वृक्ष हैं, उनका प्रेक्षण करना है। प्रेक्षण करने का मतलब क्या हुआ? उनको भैया गौर फरमाना है उन पे। हमें उनको ध्यान से देखना है कि पौधों में क्या खासियत है, वृक्षों में क्या खासियत है। आगे हमें कई तरीके के पौधे, कई तरीके के वृक्ष, उनकी खासियत पता चलने वाली है। तो फिर ये कह रहे हैं, क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ विशालकाय। विशालकाय का मतलब कुछ बड़े बड़े हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। हरे धब्बों की तरह मतलब काई टाइप में जमी होती है। वो भी हमारे एक तरीके के वृक्ष ही होते हैं। वृक्ष क्या, वृक्ष तो बड़े होते हैं ना, उनको हम पौधों की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। आप तो जानते हैं मोस्टली हमारे पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां जो होती हैं कैसी होती हैं, हरी होती हैं, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं, लालिमा युक्त होती हैं, मतलब लाल होती हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कुछ पौधे के फूल बड़े और लाल हुए हैं, कुछ नीले हैं, कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। मतलब हमने ऐसे भी पौधे देखे हैं जिनके फूल नीले काले, नीले पीले इस तरीके से होते हैं, लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें फूल ही नहीं होते हैं। फिर ये कह रहे हैं आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। तो भाई आपने कहीं ना कहीं बहुत सारे पौधे तो देखे ही होंगे, अलग अलग प्रकार के पौधे देखे ही होंगे। फिर कह रहे हैं आप, फिर आगे चलते इन्होंने बोला है, आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जाने। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच में अंतर समझने में सहायता मिलेगी। ठीक है, क्या आप चित्र 4.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों, जाति को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों के में रंग भरिए। ठीक है, तो इन्होंने अभी एक प्रॉपर आपको पौधे का डायग्राम दिखाएंगे। उसमें उनकी शाखाएं वगैरह क्या होती है, उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सब हम आपको समझाएंगे। समझाने से पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे कि ये जो पीडीएफ है, जिस बिल्कुल साफ सुथरी, जिसमें मैंने टच भी नहीं किया होगा, और ये जो पीडीएफ जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं रेड कलर से अंडरलाइन करूंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाऊंगी, जो हमारे क्वेश्चन जिनका आंसर हमें देना होगा उनका आंसर दूंगी, ये वाली पीडीएफ। ठीक है, और साथ में आपके क्वेश्चन आंसर, हर सब्जेक्ट का सोल्यूशन, हिंदी मीडियम की बुक्स, इंग्लिश मीडियम की बुक्स अगर आपको फ्री में चाहिए तो इसके लिए हमारा ऐप जूजस स्टडी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ये सारा का सारा आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने इस डायग्राम पे। ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपको एक वृक्ष नजर आ रहा होगा, छोटा सा वृक्ष, नहीं इसको हम पौधा ही कहेंगे। ठीक है, इस पौधे में आप देख रहे हो ये क्या है? ये जो है नीचे का हिस्सा है, इधर हमारी क्या होती है? जड़ होती है। क्या होती है? जड़ होती है। ऊपर हमको ये वाला हिस्सा जो होता है वो हमको दिखता है। ठीक है, और जड़ वाला हिस्सा जो होता है वो जमीन के अंदर होता है, वो हमको नहीं दिखता है। तो जो जमीन के अंदर हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं? मूल तंत्र कहते हैं। और जो जमीन के बाहर हिस्सा होता है जो हमको दिखता है उसको हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। ठीक है, प्ररोह का मतलब ऊपर की तरफ आरोह होता हुआ, ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ। ठीक है, जड़ जो होती है वो नीचे की तरफ बढ़ती है, और ये हमारा वृक्ष जो होता है, जो हमको हिस्सा दिखता है, वो ऊपर की तरफ दिखता है। ठीक है, अब क्या होता है, जड़ों की बात कर लेते हैं। तो जड़ जो होती है वो हमारी इसमें प्राइमरी मूल होती है, मतलब प्राथमिक मूल होती है। मूल का मतलब हमारा जड़ होता है। दूसरी जो जैसे कि आप यहाँ पे ये जड़ देख रहे हो, इसको, इस जड़ को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी, मतलब प्राथमिक मूल बोलेंगे। इस जड़ से इस तरीके की शाखाएं निकली हुई हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक मूल बोलेंगे। इस तरीके की शाखाओं से भी छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, इनको हम
टर्सरी मूल बोलते हैं। ठीक है, पर आपके इसमें कोर्स में दी नहीं है। तृतीयक मूल आपके कोर्स में दी नहीं गई है, आपके में प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल ही दी गई है। आगे चलते हैं प्ररोह तंत्र में। प्ररोह तंत्र में क्या होता है, ये क्या है, ये इस तरीके से, ये जो मेन हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम तना कहते हैं या स्तंभ कहते हैं। ये इस तने के सहारे ही हमारा पेड़, हमारा वृक्ष, हमारा पौधा खड़ा रहता है। ठीक है, इसी से ही हमारी शाखाएं निकलती हैं, इसी से ही हमारी कलियां निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, इसी से ही हमारा वृक्ष जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो कलिका है। कलिका आगे चलकर हमारी पत्तियां बनती हैं या फूल या फल बनती हैं जाके। ठीक है, तो ये क्या है, ये देख रहे हो ग्रीन कलर की, ये हमारी क्या होती है, पत्तियां होती हैं। पत्तियों में हमारा भोजन बनता है। ठीक है, पत्तियों को ही हम क्या कहते हैं, वृक्ष की रसोई कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर हमको यहाँ पे इस तरीके से फलियां नजर आ रही हैं, जिसको हम, इसमें हमारा फल निकलता है, इसमें हमारे सीड्स वगैरह, अगर सीड्स का पौधा है, जैसे ये सरसों का पेड़ है तो इसमें सरसों के दाने होंगे, और ये हमारे पुष्प हैं। ठीक है, और ये जो होती है यहाँ पे इस वाले हिस्सों को हम क्या कहते हैं, नॉड कहते हैं। और दो नॉड के बीच, जैसे ये हमारी एक नॉड है, ये दूसरी हमारी नॉड है, जहां से हमारी पत्तियां निकलती हैं, दो नॉडों की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इंटर नॉड कहते हैं। ठीक है, तो आपने इस पौधे के प्रत्येक भाग को समझ लिया होगा। आगे चलते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषयों में अधिक जानकारी प्राप्त करें। मतलब आपको पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तभी आप उनके बारे में जान पाएंगे। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग, जो कि है साफ झाड़ी एवं वृक्ष। यहाँ पे क्रियाकलाप बताया गया है। क्रियाकलाप नंबर 1, उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यान पूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं। तो मतलब हमें क्या देखना है, ऐसे पौधों को देखना है जो हमसे लंबाई में कम है। जैसे हमसे लंबाई में कम की बात की जाए तो हमारे घर के गुलाब का पेड़ हुआ, और क्या बोलते हैं, तुलसी का पेड़ हुआ, और ये सदाबहार के पेड़ हुए। इस टाइप के जो पेड़ हुए जिनकी लंबाई हमेशा कितने भी बड़े हो जाए पर उनकी लंबाई जो होती है वो कम ही रहती है। ठीक है, उनको देखना है। फिर ये कह रहे जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा आप ऐसे पेड़ देखने हैं, जैसे जिनकी लंबाई लगभग हमारे बराबर हो, तो ऐसे पेड़ों में आते हैं चांदनी का पेड़ हुआ, और चांदी का पेड़ हुआ, और कभी कभी हमारे वो हरसिंगार के पेड़ इनकी लंबाई हमारे बराबर ही रह जाती है। ठीक है, इस तरीके की हमें पेड़ देखनी है जिनकी लंबाई हमारे बराबर हो। फिर ये कह रहे हैं कि आपसे बहुत लंबे पेड़ हो, तो ऐसे पेड़ों में भाई बरगद का पेड़ हुआ, आम का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ, ऐसे तो बहुत सारे पेड़ हैं जो हमारे रोड के साइड में लगे होते हैं। ठीक है, ये पेड़ जो होते हैं वो हमारी लंबाई से बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर कह रहे तने को स्पर्श कीजिए। क्या करना है, आपको इन तीनों तरीके के वृक्षों को देखना है। फिर आपको करना क्या है, उनका तना जो होता है, तना मतलब मेन जो उनका स्तंभ होता है, मेन जो उनकी पकड़ होती है, उस वृक्ष की मेन जो पार्ट होता है उसको आपको टच करना है, जिससे हमारा पेड़ जो खड़ा होता है वो होता है तना। उसको आपको टच करके देखना है। फिर ये कह रहे हैं कि फिर आपको टच करना है, फिर आपको जानना है किसका तना कोमल है, किसका तना हार्ड है, किसका तना ठीक ठाक है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं फिर सबको टच करके मोड़ने का प्रयास करना है। क्या आप नीम के तने को मोड़ सकते हो? हरगिज नहीं। हाँ, सदाबहार का पेड़ हुआ, गुलाब का पेड़ हुआ, उनके तने को हम थोड़ा ताकत लगाकर मोड़ सकते हैं। ठीक है, तुलसी का पेड़ हुआ, उनके तने को हम मोड़ सकते हैं, पर जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनके तने को हम मोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे ध्यान की बात टूटे नहीं। मतलब आपको ध्यान भी रखना है भाई, पेड़ भी क्या है, सजीव चीज है ना, उनमें भी, ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या भाई, पौधों में भी जान होती है ना, इस वजह से इन्होंने कहा है कि आपको छूकर देखना है, मोड़ने का प्रयास करना है, पर उनको तोड़ना नहीं है, क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है, उनको भी दर्द होता है, तो भाई उनको किसी तरीके की हानि नहीं पहुंचानी है। आगे चलते हैं, तो आगे हमारा आता है यहाँ पे एक, इन्होंने पौधे के नाम बताए हैं, कॉलम की ऊंचाई बताई है, ये हरा होता है, कोमल होता है, मोटा होता है, कठोर होता है, इस तरीके से हमको बतानी है।
ठीक है, इनके बातें ये जो है कॉलम आप तभी भर पाएंगे जब आप चैप्टर को पढ़ लेंगे। आप जान लोगे कि भाई शाक क्या होता है, शाक क्या होते हैं, और क्या बोलते हैं शाखाएं इनसे कैसी निकलती हैं, लेकिन फिर भी हम इनको भरने का प्रयास करते हैं आपसे ही पूछ पूछ कर। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा है पौधे का नाम, पौधे का नाम इन्होंने टमाटर बताया है। इसकी ऊंचाई कैसी होती है? भाई पौधे, जो टमाटर का पौधा होता है वो छोटा ही होता है, ठीक है, लगभग मतलब अगर इतना तक होता है, जमीन से लेकर लगभग इतना ज्यादा इतना बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये हरा होता है भाई, इसकी पत्तियां हरी होती है। कोमल होता है तो कोमल भी होता है। मोटा होता है तो भाई मोटा नहीं होता है, कठोर भी नहीं होता है। और तने के आधार, तने के, ये क्या कह रहे हैं कॉलम 3 में, ये कह रहे हैं शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? तने के आधार से शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आधार से ही निकले, तने से ही निकलती हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है तने के आधार से ही सारी शाखाएं निकले, तने के ऊपर से। तो हाँ, तने के ऊपर से मतलब इस तरीके इसका पौधा होता है ये हमारा, तो इसके बीच बीच से जैसे हर पौधे में होता है वैसे इसमें भी होता है। इसका संवर्ग जो है शाख है, मतलब इसमें क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं फैली होती हैं इस तरीके से। शाख क्या होता है, वृक्ष क्या होता है, झाड़ी क्या होते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। तो इस वाले कॉलम को हम भरना अभी छोड़ देते हैं, ये हम इसको बाद में भरेंगे। फिर आम की बात करते हैं, तो आम का वृक्ष जो होता है बहुत ज्यादा लंबा होता है, हरा भी होता है। ठीक है, और इसके तने की बात, अच्छा यहाँ पे तना लिखा हुआ है तो तना इसका हरा नहीं होता है। ठीक है, और कोमल होता है, इसका तना कोमल नहीं होता है, इसका तना मोटा होता है और कठोर होता है। और शाखाएं कहाँ से निकलती, तने के आधार से शाखाएं निकलती हैं, तो आंसर हो जाएगा नहीं। तने के ऊपर से शाखाएं निकलती हैं, तो आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, और ये हमारा वृक्ष है, बड़ा है तो वृक्ष है। नींबू की बात करते हैं, नींबू का पेड़ जो होता है बहुत बड़ा नहीं होता है, मतलब आम और उन सब की तरह, पीपल की तरह, नीम की तरह इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, हाँ बड़ा होता है, बीच के साइज का होता है, तो ये थोड़ा लंबा होता है। ये इसका तना जो होता है हरा होता है, तना जो होता है हरा नहीं होता है, तना कोमल भी नहीं होता है, तना मोटा मोटा भी नहीं होता है इसका तना, जैसे बाकी वृक्षों का होता है, नीम हुआ, बरगद हुआ, आम हुआ, इनकी तरह मोटा भी नहीं होता है, कठोर जरूर होता है। ठीक है, और तने के आधार से इसमें निकलते हैं, तो तने के आधार से भी निकलते हैं, तने के ऊपर से भी निकलते हैं। ठीक है, और ये झाड़ी टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे ही हमको और भी वृक्ष बताने हैं, जैसे कि हम तुलसी लिख लेते हैं। ठीक है, तुलसी की बात करते हैं, तो तुलसी जो होती है वो हमारा छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा वृक्ष होता है, और इसका तना जो होता है हरा होता है, तो हाँ हरा होता है, कोमल भी होता है, मोटा नहीं होता है, कठोर नहीं होता है, तने के आधार से निकलती हैं, हाँ तने के ऊपर से नहीं निकलती हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, संवर्ग जो होता है, संवर्ग जो है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तुलसी हो गया, और हम नीम की बात कर लेते हैं। ठीक है, नीम जो होता है बहुत लंबा होता है। कैसा होता है? लंबा होता है। इसका तना वैसा नहीं होता है, हरा नहीं होता है, कोमल भी नहीं होता है, मोटा होता है, कठोर होता है। तने के आधार से इसमें नहीं निकलते हैं, तने के ऊपर से इसमें पत्तियां निकलती हैं। और संवर्ग में इसका वृक्ष ही हो जाएगा, इसमें समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा पेड़ है। ऐसे ही यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि आप एक ऐसे ही पेड़ का नाम लिखिए जिसमें ये खासियत होनी चाहिए। आपको इतना लंबा मतलब थोड़ा सा एक नाम लिखना, बता देना कि इसका तना कैसा होता है, मोटा होता है, कोमल होता है, और इसमें पत्तियां कहाँ से निकलती हैं, बस इतना बता देना। ठीक है, ये आपको कमेंट कमेंट में करना है। अब चलते हैं यहाँ पे, इन्होंने कहा है हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास के तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। तो आया ना समझ में? जैसे कि इन्होंने टमाटर की बात की थी, छोटा वृक्ष होता है, तो शाख जो होती है, ठीक है, शाख शाख वाले वृक्ष जो होते हैं इनमें जो होता है, जैसे कि ये हमारी जमीन है, इतना बड़ा हमारा तना है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। देखो, जैसे कि ये हमारा वृक्ष है, और ये हमारा यहाँ पे हमारी जमीन है। ठीक है, ये हमारी जड़ है। ठीक है, तो यहीं से ही निकलना, मतलब कुछ ऊंचाई से ही वृक्ष वृक्ष क्या, इसकी शाखाएं जो है वो निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि पेड़ ऑलरेडी हमारा छोटा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ ये हमारा क्या है, शाख है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? ये कह रहे हैं कि
शाखाएं भूमि के पास के तने के आधार से कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप यहाँ पे वृक्ष देख रहे हो ए वाले में, यहाँ पे ये हमारा तना है, तने में यहाँ पे मान लो इसकी जड़ है, तो थोड़ा सा ऊपर जाके यहीं से ही बीच बीच से इसमें क्या निकलने लगती है, पत्तियां निकलने लगती हैं। ठीक है, तो इस टाइप के वृक्ष क्या हो गए, हमारे शाक में आ गए। ठीक है, तुलसी का वृक्ष आपने देखा होगा, टमाटर का देखा होगा, छोटे छोटे जो नींबू के पेड़ होते हैं, छोटे वाले जो नींबू के पेड़ होते हैं, उनमें भी सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, शाक बोलते हैं। और यहाँ पे हम आपको पहले डायग्राम से समझा देते हैं, फिर थ्योरी से समझा देंगे। फिर झाड़ी क्या होते हैं, झाड़ी में क्या होते हैं, नीचे से ही पेड़ जो है वो पत्तियां जो है निकलनी स्टार्ट हो जाती है, नीचे से ही झाड़ियां निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। पर जो हमारा वृक्ष होता है उसमें काफी लंबा तना होता है, फिर ऊपर के हिस्से में ही हमारा क्या होता है, पेड़ होता है। ठीक है, आया समझ में, ये होता है फर्क। फिर ये कह रहे हैं अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 4.1 में वर्गीकृत करेंगे, तो वर्गीकृत हमने कर लिया है। फिर कह रहे हैं कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं, आप और अधिक पौधों के लिए 1 2 3 कॉलमों को भर सकते हैं। ठीक है, छोड़ो इस बात को, ये सब काम हम कर चुके हैं। फिर सुझाव के लिए इन्होंने बोला है, क्या सुझाव दिया है, पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। मतलब आपको पौधों को हानि नहीं पहुंचानी है। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचों एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उगाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को उखाड़ते हुए देखा है? तो ये पहली बात तो कह रहे हैं कि आपको ध्यान पूर्वक काम करना है, पौधों को क्षति नहीं पहुंचानी है। आपको जैसे कि अगर जिनके तने कोमल होते हैं उन पर अध्ययन करना है, उनको देखना है, उनको उखाड़ मतलब आपको उनको छू के देखना है। आप थोड़ा वो क्षति पहुंचाना भी चाहते हैं तो इसके लिए आप खरपतवार जो हमारे पौधे होते हैं वहां जाइए, जहाँ पे खरपतवार होते हैं आप उनको उनके साथ मतलब चाहे जो कर सकते हैं। ठीक है, खरपतवार का काम क्या होता है, खरपतवार हमारे ऐसे पौधे होते हैं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे, अनचाहे पौधे मतलब जैसे कि आपने अपने गमले में उगाया गुलाब का पेड़ उगाया, पर गुलाब के पेड़ के साथ में कुछ छोटे मोटे पौधे भी निकल आए हैं जिनको आपने उगाया नहीं है, वही क्या हो गए, खरपतवार हो गए। अब जिनको आपने उगाया नहीं है, फालतू में उगे हुए हैं, तो उनको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, हटाने का रीजन ये है जैसे कि आपने अपने गमले में खाद वगैरह डाली। अब खाद तो आपने गुलाब को डाली थी ताकि गुलाब आपके पौधे में अच्छे अच्छे गुलाब निकले, पर वो खाद जो है डिवाइड हो गई। जैसे कि आपने एक रोटी बनाई, खाने वाला पहले तो एक ही इंसान था, लेकिन कोई और आ गया, तो वही एक रोटी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, मतलब आधा उसको मिला आधा उसको मिला। पहले क्या था कि वही एक रोटी एक इंसान खाने वाला था, उसका पेट भर जाता, अब दो हिस्से डिवाइड हो गए तो कम कम मिलेगा ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो खरपतवार होते हैं, तो खाद वाद जो होती है हमारी डाली जाती है वो खरपतवार को भी पहुंचती है, जिससे वो उगते हैं और वो बड़े होते हैं, तो और आगे चल के वो जो हमारा हमने पौधा उगाया है उसका हिस्सा खाते रहते हैं। तो खरपतवार को हटाना जरूरी होता है क्योंकि वो अनचाहे पौधे होते हैं। ठीक है, आया समझ में। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो हम अधिकांश पौधों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। ये होते हैं शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो ये कह रहे चित्र में हमने दर्शाया है, चित्र को हमने भली भांति समझ भी लिया है। ये कह रहे हरे और कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, जिनका तना जो होता है हरा होता है और कोमल होता है, उनको हम क्या कहते हैं, शाक कहते हैं। ये सामान्यतः कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं, मतलब शाखाएं नहीं होती है। जैसे कि इस वाले वृक्ष को आप देख रहे हैं, इस वाले वृक्ष को आप देख रहे हो ना, इसमें कहीं भी शाखाएं नहीं है, खाली पत्तियां ही पत्तियां निकली हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी शाक की श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें शाखाएं जो होती हैं समीप से निकलती हैं, जैसे कि झाड़ी वाला। ठीक है, झाड़ी वाले वृक्ष में हम आपको फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है, जमीन से ही शाखाएं जो है वो निकलना स्टार्ट हो गई हैं, इनकी ही बात कर रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं, और तना जो होता है कठोर तो होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। और इनकी लंबाइयां जो होती है लगभग हमारे बराबर ही होती हैं। समझ गए ना। इनका तना मोटा, अधिक मोटा नहीं, और मोटा होता है पर अधिक मोटा नहीं होता है। ठीक है। और इनका तना कठोर होता है। ठीक है। और इनमें क्या होता है, जड़ के थोड़ा पास से ही, ठीक है, मतलब नीचे से ही, आधार से ही इसमें शाखाएं निकलती हैं। ठीक है। ये करें कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ और गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। तो वृक्ष क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं, इनका तना मोटा होता है और हार्ड होता है। और इनमें क्या होता है कि जो पत्तियां वगैरह होती है, शाखाएं वगैरह होती हैं, जमीन से मतलब इसके आधार से थोड़ी ऊंचाई पर जाकर ऊपर वाले हिस्से में ही सारी पत्तियां शाखाएं निकलती हैं। जैसे आम का पेड़ हुआ, बरगद का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ। ठीक है। ये सारे हमारे वृक्ष कहलाते हैं। यहाँ पे लिखा है उपयुक्त लक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध वर्गों मतलब सारणी भरने को बोल रहे हैं, सारणी हमने भर दी है ऑलरेडी। बार बार वही बात पूछ रहे हैं, बार बार एक बात को बार बार पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन ये बार बार बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है। पहले जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये साग झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार से इनमें कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। बात कर रहे हैं किसकी, मनी प्लांट की, सेम की, लौकी की, अंगूर की। ये सारे जो हमारे वृक्ष होते हैं, इनमें जो तना होता है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, सीधा तो होता ही नहीं है। ठीक है। उनको खड़ा होने का, अगर हम चाहते हैं कि भैया ये खड़े रहे तो हमें क्या करना पड़ता है, एक लकड़ी लगानी पड़ती है, फिर इनको इस तरीके से लपेट दिया जाता है ताकि वो सीधे खड़े रहें। तो इनका तना जो होता है काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये आरोह तंत्र वाले, मतलब आरोही वृक्ष आरोही पौधे बोले जाते हैं। इनके बारे में हम भी पढ़ेंगे। ठीक है। और इनके कई सारे नाम भी होते हैं, आपको आगे पता चलेंगे। तो यही इन्होंने बोला है, इनको चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, तो सहारे के रूप में हम कोई भी लकड़ी वगैरह लगा देते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि कमजोर तने वाले, मतलब इनका तना जो होता है कमजोर होता है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं। मतलब अगर हम लकड़ी नहीं लगाते हैं तो जमीन पे ही ऐसे फैलते रहते हैं, जमीन पे ही ऐसे सीधे सीधे ये टहलते रहते हैं। इस तरीके से ये सांप की तरह चलते हैं। इस तरीके से, ये बार बार मैं इस तरीके से चला रही हूँ क्योंकि ये जब जमीन पे पड़े हुए या ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो इस तरीके से ही ये चढ़ते हैं, सांप की तरह। इसीलिए इनका एक और नाम होता है, वो होता है विसर्पी लता सॉरी, विसर्पी लता इनका नाम होता है। क्या नाम होता है, विसर्पी लता कहते हैं इनको। हम आरोही वृक्ष भी, आरोही पौधे भी बोलते हैं, क्यों, आरोही का मतलब चढ़ने वाले। ठीक है। उनको विसर्पी लता भी बोलते हैं। ठीक है। आए समझ में। जिनका तना बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, आपने देखा है ना। मनी प्लांट, देखो आपने हो सकता है अंगूर का पेड़ ना देखा हो, लौकी का पेड़ ना देखा हो, सेम का पेड़ ना देखा हो, पर मनी प्लांट का पेड़ जरूर देखा होगा। ठीक है। उसका तना जो होता है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसमें कहीं भी मतलब हार्डनेस होती ही नहीं है। तो वो आप जैसे कि उनको आप अपने गमले वगैरह में लगाते हो तो इसको इस तरीके से रस्सी से बांध दोगे, लकड़ी लगा दोगे, इसीलिए ना ताकि वो ऊपर चढ़े। अगर वो जमीन में भी लगा होता है तो वो नीचे फैलता जाता है, यही होता है ना। तो इस तरीके के वृक्षों को हम क्या कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है। या आरोही पौधे बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है जबकि कुछ पौधे सहायता से गिलास को 1/3 जल से भरे, आगे कोई लाइन नहीं क्या, हाँ अच्छा यहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे ही पौधों को हम क्या कहते हैं, आरोही बोलते हैं। ठीक है। आपने देखा ना, इन्हीं पौधों को अगर हम कोई सहायता प्रदान कर दी जाती है
ठीक है। तो ये ऊपर चढ़ने लगते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, आरोही कहते हैं। और ये शाक, झाड़ी और पौधे से भिन्न होते हैं, मतलब ये ना तो शाक होते हैं, ना झाड़ी होते हैं, ना वृक्ष होते हैं, ये इनसे थोड़ा भिन्न होते हैं। होते तो पौधे की श्रेणी में ही है, पर ये थोड़े से अलग होते हैं। फिर ये कह रहे हैं, संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर में, विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी, विसर्पी, लता के दो दो पौधों के नाम लिखने हैं। भाई वृक्ष की बात करते हैं, देखो वृक्ष की बात करते हैं तो वृक्ष में हम यहाँ पे नीम और आम लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर हम किसकी बात करते हैं, झाड़ी की बात करते हैं, तो झाड़ी में हम लिख देते हैं, किसका नाम लिख देते हैं, चमेली, रात रानी, रात रानी, ठीक है। और विसर्पी की बात करते हैं तो अंगूर और मनी प्लांट, मनी प्लांट, सारे नाम हमने लिख दिए, ठीक है। यही सारी पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोग बार बार ना पूछो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट हेडिंग है तना। क्या है हमारी हेडिंग, तना। अपने आसपास के पौधे, पेड़ पौधों को देखें, उनके तने पे पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। तना जो होता है, मतलब मेन जो हिस्सा होता है जिसमें हमारा पौधा खड़ा होता है, उसको, उसकी, उस पे बनी संरचनाओं को हमें देखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उस पे जो डिजाइन बनी होती है उसकी बात कर रहे हैं। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा दिए गए अवलोकन से करें, मतलब आपने क्या देखा, आपके दोस्त ने क्या देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया, अपने दोस्त ने क्या ऑब्जर्व किया, उसकी तुलना करनी है। तो ये कह रहे हैं तने में पत्तियां, शाखाएं, कली व फूल होते हैं। तो तने में यही तो होता है, पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, कलियां होती हैं, फूल होते हैं, यही सारे पार्ट होते हैं ना। फिर इन्होंने क्रियाकलाप बताया है कि क्रियाकलाप हमारा है क्या, इन्होंने कहा है क्रियाकलाप टू, आवश्यक सामग्री, एक गिलास लेनी है, जल लेना है, लाल स्याही लेनी है, साकी पौधा और एक ब्लेड लेना है, ठीक है, इतना लेना है। फिर क्या करना है भाई, गिलास को एक तिहाई जल से भरें, ठीक है। मतलब अगर आपका गिलास इतना बड़ा है, ठीक है, तो आपको इतना पानी भरना है, उसके 3 हिस्से कर लेना है, समझ लो, और इतना आपको पानी भरना है। तिहाई का मतलब तीसरा वाला हिस्सा। फिर कह रहे हैं जल में लाल स्याही की कुछ बूंदे डाल देनी है, शाक के तने को गिलास में रखना है, मतलब आपको एक शाक वाला पौधा लेना है, उसको इसमें डाल देना है। फिर कह रहे हैं अगले दिन इस शाखाओं का अवलोकन करना है, मतलब अगले दिन क्या करना है, आपको देखना है, इसकी शाखाओं को देखना है, ठीक है। मतलब इसमें पत्तियां जो हमारी हैं उनको देखना है। क्या इस शाक के कुछ भाग लाल नजर आ रहे हैं, मतलब अगर आप देखेंगे, क्या आपको देखना है कि कुछ इसमें लाल नजर आ रहा है, क्योंकि आपने पानी जो दिया था वो रेड कलर का दिया था, क्या इनके इस वृक्ष की शाखाओं में भी रेड कलर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे आपने देखा कि तने में रंग जो है ऊपर चढ़ गया। ऊपर कहां से चढ़ गया भाई, इसकी जो हमारी तना था, जो हमारा तना था हमारा, इस ये क्या करता है, पानी को सोखता है, और पानी का कलर तो हमारा रेड है, तो पानी हमारा, ये रेड कलर का पानी ही हमारा ऊपर चढ़ेगा, तो हमको साफ साफ नजर आ जाएगा कि भाई इसमें कुछ तो हुआ है, मतलब रेड कलर जो है ऊपर पहुंचा है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो पत्तियों और सिराओं में भी आ जाएगा। तो आप क्या बता सकते हैं कि यार रंग का कैसे पहुंचा, मतलब अब हमने तो क्या किया था, हमने तो पानी में सिर्फ इसके नीचे वाले हिस्से को रखा था, ऊपर थोड़ी ना रखा था, लेकिन हमने कुछ ज्यादा दिन तक रखा, तो इन पत्तियों में भी क्या आ गया है, रेड कलर आ गया है। क्यों रेड कलर आ गया है, ये कैसे रेड कलर पहुंचा, यही बात कर रहे हैं। तो इसको भी हम पढ़ेंगे कि आखिर ये पानी ऊपर पहुंचा कैसे, ठीक है। तो इन्होंने यही पे बताया, तनी में जल ऊपर चढ़ता है, तनी के खुले सिरे का विवर्धित दृश्य। तो यहाँ पे इन्होंने पत्तियां ली हैं, उसमें आप देख सकते हो रेड कलर जो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। आगे चलते हैं, ये कह रहे इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जल जो है तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। तना क्या करता है, जल का संवहन करता है, मतलब तने में जल जो है वो चढ़ता है ऊपर की तरफ, ठीक है, चलता है। संवहन का मतलब चलता है, चढ़ता है, ये समझ सकते हो। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं, मतलब अगर जैसे कि हमारे जल में क्या होता है, अगर कई सारे
भाई हमारे जमीन में क्या है, पानी है। हम पेड़ों को जब मिट्टी में लगाते हैं तो हमारी जमीन में, हमारी मिट्टी में कई सारे पोषक तत्व भी होते हैं। और पोषक तत्व जो होते हैं हमारे पेड़ों को के पास कैसे पहुंचते हैं, वही जल में हमारे पोषक तत्व घुले होते हैं। और जब घुल जाते हैं तो जल के साथ वो पोषक तत्व भी पहुंचते हुए चले जाते हैं। ठीक है, आगे है हमारा पत्ती। ठीक है, पत्ती को पढ़ते हैं। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाएंगे। मतलब हमें देखने आसपास की पत्तियां देखनी है, उनका हमें डायग्राम बनाना है। क्या इन सभी सभी की आकृति आकार एक जैसे हैं? तो भाई हमें नोट करना है कि ये जो हमने पत्तियां बनाई हैं इनकी आकृति आकार जो है एक जैसे है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमें देखना है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, इनका डायग्राम बनाना है। फिर आगे चलते हैं, इन्होंने क्या बोला है, पत्ती यह तने से किस प्रकार जुड़ी है, हमें भी देखना है। पत्ती जो है शाखाओं से जुड़ी है कि डायरेक्ट तना से जुड़ी है, कि इस तरीके से डंडी से जुड़ी है। ये सब चीजों पे हमें गौर फरमाना है कि आखिर पत्तियां जो है वो हमारी जुड़ी कैसे हैं। ठीक है, आया समझ में। फिर ये कह रहे हैं पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। मतलब पर्णवृंत क्या है, ये जो हमारा सिरा होता है, ठीक है, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये वाला जो सिरा होता है, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो सिरा होता है, इसको, इससे क्या होता है, ये क्या है, हमारा तना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये हमारा तना है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा, इससे, इस तने से पत्ती जो किस हिस्से से जुड़ी होती है वो हमारा पर्णवृंत होता है। और ये साइड वाला जो होता है पटल होते हैं। और ये पूरा पत्तियां आप इस तरीके से देख रहे हो। ठीक है, पर्णवृंत ही ये आगे चल के इसमें शिराएं बन जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये डिवाइड होती हैं, मतलब इस तरीके से सिराएं बनी होती हैं पत्तियों में। आपने ये सब तो देखा ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आगे चलते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। फलक मतलब ये जो चपटा हरा भाग है पूरा, इसको हम क्या कहते हैं, फलक। जैसे ये हमारा हाथ है, इस हथेली को हम क्या कहते हैं, पाम बोलते हैं। ऐसे ही इसको हम क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। क्या आपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? तो बिल्कुल हर पत्ती में पर्णवृंत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ती है तो यह क्रियाकलाप पुनः आपको पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देगा। भाई पत्ती की छाप इस तरीके से ये लेने को बोल रहा है। ठीक है, ये क्रियाकलाप हमारा नेक्स्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से ये छाप ले रहा है। ये कह रहे हैं एक पत्ती को एक सफेद कागज पर अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। तो इन्होंने क्या किया है, पन्ने के नीचे उसको रखा है पत्ती को। फिर करे चित्र की तरह दर्शाए हुए एक स्थान पर दबाकर पकड़कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए, इसकी नोक से कागज के उस भाग को नीचे, जिसके नीचे पत्ती है, धीरे धीरे रगड़िए। आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देगी। मतलब आपको पत्ती को, जैसे नहीं हम कोई चीज सिक्का वगैरह छापते हैं, वैसे ही हमें पत्ती को ही छापना है। ये हमने बचपन में, हमने क्या, हम सबने बचपन में बहुत किया होगा। आप लोगों ने किया है कि नहीं किया ये तो मैं नहीं जानती हूँ। तो बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं जो हम लोग करते हैं, पर आप लोग उन चीजों से अछूते रह गए हैं। बाबू, हाँ बाबू आ गया। ठीक है, ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, हमने क्या किया था, जैसे हम सिक्के को कागज के नीचे रखते हैं तो क्या होता है कि सिक्के की छाप कागज पे आ जाती है। ऐसे ही क्या होता है कि जब हम किसी पत्ती को कागज के ऊपर रखते हैं तो उसकी भी छाप हमारी कागज के ऊपर आ जाती है। इस तरीके से कागज के ऊपर ये सिराएं जो है वो हमको साफ साफ नजर आती है। कैसी सिराएं, इस तरीके की जो सिराएं हैं वो हमारी पत्ती की कागज पे साफ साफ नजर आती है। तो यही इन्होंने कहा है, इन रेखीय संरचनाओं को क्या कहते हैं, मतलब ये जो हमको संरचनाएं दिखाई देती हैं इनको क्या कहते हैं, हम सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्ती की रेखीय संरचनाओं को सिरा कहते हैं। ठीक है, क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? तो पत्ती के मध्य में ये वाली सिरा जो होती है वो मोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसे मध्य सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? सिरा विन्यास के कहते हैं। ठीक है, पत्तियों की सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। मतलब ये क्या कह रहे हैं, अगर ये जो डिजाइन हमको दिखाई दे रही है सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो ये सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये सिराएं जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो घास की पत्तियों में ये सिराएं जो होती हैं एक दूसरे के कैसे होती हैं? समांतर होती हैं, तो इन्हें कहते हैं समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। अरे दादा, विभिन्न पौधों की पत्तियों में बिना तोड़े उसकी सिरा विन्यास का अध्ययन किया। तो मतलब हमें अध्ययन तो करना है पर पत्ती को तोड़ना नहीं है। आगे चलते हैं, अपने इस क्रियाकलाप नंबर 4 पे चलते हैं। क्रियाकलाप 4 हमसे कह रहा है आवश्यक सामग्री जो इसमें लगने वाली है वो शाक मतलब पौधा है, पॉलिथीन की 2 पारदर्शी थैले हैं और कुछ धागा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारी पत्ती दी गई है जो पीपल की तरह लग रही है, और यहाँ पे एक जालिका रूपी मतलब घास का एक पत्ती हमको दिखाया है। ठीक है, तो इस पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये हमारी क्या है, इन्होंने क्या बोला था, इस जो मोटी सिरा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं। और ये इस तरीके से इनमें ये जो है मध्य सिरा से निकलने वाली सिराएं हैं और इनके बीच में इस तरीके से भी सिराएं निकलती हैं, तो इसको जालिका रूपी इन्होंने सिरा विन्यास बोला है। ठीक है, क्या बोला है? सिरा विन्यास बोला है। और इसमें इसमें भी इन्होंने वही जालिका रूपी सिरा विन्यास बताया है। और इसमें क्या होता है, यही जालियां जो होती हैं वो सीधी मतलब समांतर होती हैं, तो ये कैसी है? इनमें सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास है। ठीक है, आगे चलते कई क्रियाकलाप में इन्होंने क्या बताया है, इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए। किस समय करना चाहिए? दिन के समय करना चाहिए, जब हमारी खिली खिली धूप होती है। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली बात सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। मतलब इसमें जो हमें पौधा लेना है वो अच्छा पौधा लेना है जो हरा भरा हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पौधा अच्छा ना हो वो पौधा आप यहाँ पे ले रहे हैं। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखाओं को चित्रानुसार एक पॉलिथीन की थैली से, ठीक है, ढककर धागे से बांध दिए। तो इन्होंने करना क्या है, पहले तो पौधा हमको ऐसा लेना है जो स्वस्थ हो, हरा भरा हो। फिर उसके बाद में पौधे की पत्ती वाली जो शाखा है उसको पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध देना है। ठीक है, ढक देना है फिर बांध देना है। पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख देना है। कुछ घंटों बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यान पूर्वक हमें देखना है। मतलब पॉलीथीन के अंदर में देखना है। क्या आप देखते हैं? किसी थैली के अंदर जल की बूंदे दिखाई देती हैं। तो क्या दिखाई देती है? जल की बूंदे दिखाई देती है ना। फिर ये कह रहे हैं किसी थैली में जल की बूंदे दिखाई देती हैं, क्या बता सकते हैं यह बूंदे कहाँ से आई हैं? ठीक है, जब पन्नी को हम अंदर से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? जल की बूंदे दिखती हैं। अब क्या करना है? ठीक है, आपने देख ली कि इस पे बूंदे आ रही हैं। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन पूछा गया बूंदे कहाँ से आई, तो आंसर होता है वाष्पीकृत होकर ये बूंदे आई हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पॉलीथीन को हटाना ना भूलें। ये आपके चैप्टर में साथ के साथ समझाया जा रहा है। आपको पौधों पे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करना है पर पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई पौधा लिया, ठीक है, उसके ऊपर इस तरीके से पन्नी बांधी, यहाँ पे गांठ लगा दी, फिर यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो क्या होंगी? बूंदे आपको मिलेंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये बूंदे कैसे आई? वाष्पीकृत होके आई। वाष्पीकृत कैसे हुई? क्योंकि पानी को क्या चाहिए होता है, जल को क्या, सॉरी, पेड़ को क्या चाहिए होता है? जल चाहिए होता है ना। तो जो जल यही इसको इसकी वाहिकाओं से होता हुआ हर जगह पहुंचता है। तो वही जल जो है वो हमारे वैसे वायुमंडल में थोड़ा बहुत क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाष्पीकृत होने के लिए इसको स्पेस नहीं मिला तो वो बूंदों में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इस पॉलिथीन जो आपने बांधी है उसको हटा देना है। आगे चलते हैं, तो इन्होंने कहा है जल की यह बूंदे
पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली है। तो किसके रूप में निकली है? वाष्प के रूप में निकले हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब ये जब ये होता है इस प्रक्रम के, मतलब इस प्रक्रम के द्वारा जब मतलब क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, तब उस दौरान बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत वाष्पोत्सर्जन भी होता है। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया है। ये कह रहे हैं हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? भाई क्यों बांधा हमने? तो क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख नहीं पाते? तो वो बांधा बस हमने इसलिए था क्योंकि हमको देखना था, चेक करना था कि वाष्पोत्सर्जन इसमें होता है कि नहीं होता है। अगर होगा तो उसकी बूंदे हमारे सामने हमको दिख जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने कहा है उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। तो भाई प्रकरण का नाम क्या है? वाष्पोत्सर्जन। अभी इन्होंने बताया क्या नाम है? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। तो पत्तियों के और भी कार्य हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम अपना क्रियाकलाप 5 कर लेते हैं। क्रियाकलाप 5 जो है कह रहा है आवश्यक सामग्री पत्ती, स्पिरिट, बीकर, परख नली, बर्नल, जल, प्लेट, आयोडीन, विलयन। ये हमारी क्या है? इंपॉर्टेंट सामग्री है। इन्होंने कहा है परख नली में एक पत्ती रखिए। तो परख नली में क्या करना है? एक पत्ती रखना है, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डालना है जिससे पत्ती जो है वो डूब जाए। इतना ही स्पिरिट डालना है कि पत्ती डूब जाए। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। तो परख नली को कहाँ भरना है? रखना है आधा भरा बीकर जो है, जल से आधा भरा बीकर उसमें रख देना है। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहना है जब जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर ना निकल जाए। मतलब हमको तब तक गर्म करना है जब तक पत्ती का जो हरा रंग है वो पूर्णतः बाहर ना निकल जाए। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालना है, फिर इसे धो देना है। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदे डाल देनी है। फिर क्या होगा? फिर आप क्या देखते हैं? इस परीक्षण की तुलना हमें अध्याय 1 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के लिए के परीक्षण से कीजिए। मतलब हमने अध्याय 1 में क्या किया था? इसमें आयोडीन है कि नहीं ये हमने चेक करने के लिए उसमें कुछ परीक्षण किए थे, ऐसे ही इसी टाइप में लगभग। तो ये कह रहे हैं कि इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है कि नहीं। तो हमने क्या किया है? आयोडीन विलयन लिया था, उसको उस पर डाला। ठीक है, फिर ऐसे ही कह रहे हैं अध्याय 1 में हमने देखा था कच्चे आलू में भी क्या था? मंड उपस्थित था। आलू में मंड पौधे के अन्य भाग से एकत्रित होकर आता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ के रूप में उपस्थित अपना भोजन बनाती हैं। तो हरी पत्तियां क्या करती हैं? हरी यहाँ से हम अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ पे लिखा है पत्तियां जो होती हैं वो प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल जो कि हरा रंग का पदार्थ होता है उसके कारण, प्रकाश के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ये धूप में होती है। तो इस टाइम पे क्या होता है? पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। और पौधों की रसोई जो है वो किसे कहा जाता है? तो पौधों की रसोई कहा जाता है पत्तियों को। ठीक है, पत्तियों में ही सारा भोजन बनता है। और फिर भोजन बनने के बाद ये उसके पौधे के संपूर्ण भाग में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, इसके न्यूट्रिशंस जो होते हैं। पत्ती में क्या है? तो इन्होंने यहाँ पे देखा हरी पत्ती ली है, उसको इस बीकर में हरी पत्ती डाल दी। फिर ठीक है, इस परख नली में हरी पत्ती डाल दी। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारी क्या पड़ी हुई है? पत्ती पड़ी हुई। क्या पड़ी हुई? पत्ती पड़ी है। ठीक है, अब फिर इसको बीकर में पानी भर के इन्होंने इसको गर्म किया है। फिर हमने इसको चेक किया तो ये पत्ती जो है सारा रंग जो है वो पत्ती का चला गया था। फिर इसमें इन्होंने क्या डाला? आयोडीन विलेन डाला, तो ये बैगनी रंग की हो गई। बैगनी रंग का हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें मंड उपस्थित है, स्टार्च उपस्थित है। ठीक है, फिर यही इन्होंने बात बोली है। इस प्रक्रम में क्या होता है? ऑक्सीजन जो होते हैं
निकलती है। किस प्रक्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन, मतलब पत्तियों के द्वारा जो बनाया गया भोजन है पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है, मतलब पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। फिर ये कह रहे हैं अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। तो मतलब क्या तना क्या करता है? पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्ती क्या करती है? जल का उपयोग क्या किस लिए करती है? अपना भोजन बनाने के लिए करती है। जैसे कि हम अपना भोजन बनाने के लिए जल का यूज होते ही होता है, ऐसे ही पत्तियों को भी अपना भोजन बनाने के लिए जल का यूज करना होता है। और वो जल कहाँ से मिलता है? तना देता है। तना कहाँ से लेता है? जड़ों से। जड़ कहाँ से लेती है? मिट्टी से। ठीक है। तो पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तो पत्तियों से क्या होता है? जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती जल कैसे प्राप्त करते हैं? तो यह कार्य जड़ें करती हैं। कौन करती हैं? जड़ें करती हैं। ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जड़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जड़ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो आखिर ये जड़ें होती कहाँ पे हैं और ये इनका काम क्या होता है, ये कैसे काम करती है, इनका क्या उपयोग है, ये सारी चीजें हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे। पत्तियों के जड़ के बारे में। ठीक है। तो इन्होंने कहा है चित्र 4.13 को ध्यान पूर्वक देखना है। पहली और बूझों में कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है वो हमको बताना है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमको ये चित्र दिखाया गया। ठीक है। कौन सा चित्र दिखाया गया है? जहाँ पे हमारी पहली है और बूझो है, दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों ने अपने अपने पौधे लगाए हैं। दोनों के पौधों का नाम अगर मैं पूछूं तो आप क्या बताओगे? तो दोनों के पौधों का नाम है मनी प्लांट। साफ साफ उनको दिख रहा है। फिलहाल नाम से कोई मतलब नहीं है। एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं ये किस टाइप का वृक्ष है, तो ये विसर्पी टाइप का वृक्ष है जो आरोह करता है। ठीक है। ये जो है ये दोनों क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं। ठीक है। अपने अपने वृक्षों को पानी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं पौधे का ये देखो एक और चीज आपने गौर की होगी, ये जो है क्या नाम है इसका? बूझो। बूझो जो है पानी दे रहा है। कहाँ पे पानी दे रहा है? इस हिस्से में पत्तियों को पानी दे रहा है। इसी यहाँ पे जहाँ पे हमारी जड़ होती है वहां पे पानी नहीं दे रहा है। ठीक है। और ये जो है पहली बिल्कुल सही जगह पे पानी दे रही है। जहां हमारी जड़ होती है, जहां इनको पानी मिलना चाहिए वहां पे पानी दे रही है। ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा था ध्यान से इसको देखो। फिर ये कह रहे हैं पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्नलिखित क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी इन्होंने क्रियाकलाप कौन सा दिया है? 6 क्रियाकलाप दिया है। इसमें ये कह रहे हैं आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में इन्होंने कहा है 2 गमले लेने हैं, कुछ मिट्टी लेनी है, खुरपी लेनी है, ब्लेड लेनी है, कैंची लेनी है और जल लेना है। फिर ये कह रहा है कि क्रियाकलाप 4 व 5 विद्यार्थी के समूह में करना चाहिए। क्रियाकलाप 4 और 5 जो है वो विद्यार्थियों को समूह में करना चाहिए, पर इसको जो है इन्होंने कहा अकेले कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं बगीचे में किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी पूर्वक उखाड़ना है। मतलब आपको क्या करना है? खरपतवार वाले जो पौधे होते हैं, मतलब खराब वाले जो पौधे होते हैं उनको ही उखाड़ना है। जो यूज वाले पौधे हैं जिनसे हमें लाभ मिलता है, ठीक है, जो हमने अपने घर को सजाने के लिए लगाया हुआ है, हमारी खेती का पौधा होता है, उसको नहीं उखाड़ना है। आपको जो बेकार वाले खरपतवार वाले जो पौधे होते हैं जो उखाड़ ही दिए जाते हैं उनको ही लेना है। तो क्या करना है? 2 सावधानी पूर्वक उखाड़ना है। ठीक है। ये ध्यान रहे कि उनकी जड़ों में कोई भी क्षति ना हो। ठीक है। खरपत मतलब इस तरीके से ऐसा नहीं है कि आपने उखाड़ा, ऊपर की सिर्फ तना तना उखड़ाया, जड़ आई नहीं। अगर जड़ आई नहीं, अगर जड़ हमारे पौधे में नहीं होगी तो वो पौधा हमारा उगेगा नहीं। कुछ पौधे होते हैं जो बिना जड़ के भी उगाते हैं, उनमें जड़ अपने आप बन आती है। पर अगर जड़ कुछ मोस्ट ऑफ द हमारे पौधे जो होते हैं वो बिना जड़ के चलते नहीं है। तो हमें क्या करना है? इस तरीके से उखाड़ना है कि जड़ भी हमारे के साथ उखड़े। ठीक है। फिर ये करे खरपत, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने दोनों पौधे इस गमले में लगा दिए हैं। ठीक है। इसमें जो है जड़ नहीं है और इसमें जो है जड़ है। ये कह रहे जड़ सहित खरपतवार है और ये जड़ रहित खरपतवार है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरीके के पौधे इन्होंने दिखाए हैं। आगे चलते हैं तो इन्होंने कहा है पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। ठीक है। तो ये जो पौधे हैं इनको हमने क्या किया? गमले में मिट्टी डाल दी, फिर इनको गमले में लगा दिया।
फिर कह रहे हैं दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए, और दूसरा जो पौधा है उसको क्या कर देना है, उसकी जड़ को काट देना है। अब इसे दूसरे गमले में लगा देना है, नियमित रूप से जल देना है। 1 सप्ताह बाद हमें क्या करना है, इनका प्रेक्षण देना है। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं, हमें बताना है क्या तो दोनों पौधे स्वस्थ हैं कि नहीं। भाई एक में जड़ थी वो तो चलेगा ही, जो जिसमें जड़ थी वो तो चलेगा ही, लेकिन तब चलेगा जब आप उसका प्रॉपर ध्यान रखोगे। अब दूसरे में जड़ नहीं थी, अब देखते हैं वो चलेगा कि नहीं, डिपेंड करता है वो किस टाइप का पौधा है। ठीक है, ये कह रहे हैं जैसे गुलाब का जो पौधा होता है वो बिना जड़ के भी, उसकी अगर तना हम लगा देंगे, उसकी शाखाएं भी अगर जमीन में लगा देंगे तो वो बिना जड़ के भी चलाता है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसा पौधा है। ये कह रहे हैं दोनों पौधों में नियमित रूप से क्या दिया जा रहा था, जल दिया जा रहा था, परंतु एक में जड़ थी, जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए क्रियाकलाप करें। तो इन्होंने कहा है कि भाई एक में जड़ थी एक में जड़ नहीं थी, तो सिंपल सी इनकी बात के कहने का मतलब है जिसमें जड़ नहीं थी वो पौधा हमारा नहीं चलेगा। फिर इन्होंने क्रियाकलाप 7 करने को बोला है। इन्होंने कहा है आवश्यक सामग्री। ठीक है, आवश्यक सामग्री की बात की है तो मक्का और चने के बीज लेना है, रुई लेनी है, कटोरी लेनी है और जल लेना है। 2 कटोरियां हमको लेनी है, इनमें भीगी हुई रुई रखना है। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज रखनी है, दूसरी कटोरी में हम मक्का के दाने रखने हैं। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखना है, मतलब रुई जो है वो हल्की गीली रहे, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें उसमें जल भर देना है, भरना नहीं है, बस रुई को हल्का गीला रखना है। ठीक है, जब तक कि हमें रुई को हमेशा नम तब तक रखना है जब तक बीज जो है वो अंकुरित होकर नमोदभिद नहीं बन जाए, मतलब अंकुरित होकर इस तरीके से अंकुरित ना हो जाए। ठीक है, मतलब इस तरीके से अंकुरित हो जाए तब तक ही हमें रुई को गीला रखना है। फिर कह रहे हैं 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। तो 1 सप्ताह बाद हमें क्या करना है, वो रुई में थोड़ा फंसने लगेंगे तो आराम से हमें क्या करना है, रुई से खींचकर उन्हें बाहर निकाल लेना है। तो ये कह रहे हैं क्या नवोद विद जो है रुई से बाहर खींच आसानी से खींच रहा है, ये हमें बताना है। मतलब जब आप प्रयोग करोगे ना तो इस बात का आंसर आप आसानी, इतना ये प्रयोग तो आप आसानी से कर सकते हो कि जब आप रुई में इस तरीके से रखोगे और रुई से इस चने को निकालोगे तो वो आसानी से मतलब बाहर निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो ये कह रहे हैं कि क्रियाकलाप 6 में हमने देखा है कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। मतलब जब हम पौधों को भूमि में जब लगाते हैं तो हम ऐसे आसानी से जब खींचते हैं तो हम आसानी से नहीं, थोड़ा ही हमें ताकत लगानी पड़ती है और ध्यान भी रखना पड़ता है कि उसकी जड़ ना टूटे। ऐसे ही ये कह रहे हैं उन्हें खोदकर बाहर निकालना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके आसपास की जो मिट्टी, जैसे किसी पेड़ को हमें उखाड़ना है तो हमें सबसे पहले क्या, ऐसे ही नहीं हम पकड़ेंगे उखाड़ देंगे, ऐसे उखाड़ेंगे तो जड़ जमीन के अंदर रह जाएगी और पेड़ जो है आपके हाथ में रह जाएगा। हमें किसी पेड़ को प्रॉपर तरीके से उखाड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पेड़ जहाँ पे लगा है उस वहां की मिट्टी को थोड़ा खोदेंगे, उसको पोला करेंगे। जब वो मिट्टी वहां की खुद जाएगी, पोला हो जाएगी, फिर हम मतलब आसानी से उस पेड़ को बाहर निकाल सकते हैं जड़ सहित। ये कह रहे हैं जड़ें पौधे को मिट्टी से, जड़ें क्या करती हैं, पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं या पकड़े रखती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पौधे जड़ें जो होती हैं, ठीक है, इनका एक पॉइंट निकल के आया है। जड़ें जो होती हैं पौधे को मिट्टी में मजबूती से क्या करती हैं, पकड़े रहती हैं, जकड़े रहती हैं, जमाए रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक भी कहा जाता है। तो जड़ों को क्या कहा जाता है, जड़ों को पौधे का स्थिरक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रह गया। ठीक है, ये हमारे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं। और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये हम आप ये वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, एक साफ सुथरी पीडीएफ भी मिल जाएगी जहाँ पे बिल्कुल टेस्ट नहीं किया है। ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप में मिलेंगी जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। प्ले स्टोर में जाइएगा, चाहे तो इस चैनल का नाम डाल देना तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे मैसेज करते हैं मैम ऐप नहीं मिल रहा, ऐप नहीं मिल रहा, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हमने लिंक डाल के रखी है, आप लिंक पे जाओ तो तुरंत मिल जाएगा, लिंक से भी आप जा सकते हो। ठीक है,
तो ये कह रहे हैं आपने देखा कि तने और पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? मतलब हमने देखा कि पत्तियों के भी कई प्रकार होते हैं, कोई कलर्ड होती है, कोई ग्रीन होती है, कई अलग अलग रंगों की होती है, किसी का अलग शेप है, किसी का कैसा शेप है, ऐसे ही क्या जड़ों में भी होता है? तो चलिए हम यहाँ इन्होंने एक क्रियाकलाप दिया है। इन्होंने कहा है 4.16 ए और बी को ध्यानपूर्वक देखना है। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है क्या चित्र ए के समान दिखती हैं अथवा चित्र बी की, मतलब ये ए और बी की जड़ें जो है वो समान है कि नहीं। मक्का के पौधों की जड़ें कैसी हैं, जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का और चना लिखिए, ठीक है। मतलब सारणी भरने को भी बोल रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, इन्होंने कहा है चना और मक्का की जड़ों में क्या समानता है, वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा प्रतीत ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। तो इन्होंने कहा है जड़ें जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार है, इनका पता लगाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। ये किसका है, मक्का का दाना है, ये चना का दाना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे भर देना है, ए वाला जो है वो मक्का का है, ठीक है। दूसरा वाला जो है चना का है, ठीक है। तो मक्का की जड़ें जो है वो इस तरीके से निकल रही हैं, ठीक है। कोई सेकेंडरी रूट नहीं है इसमें। ये चना जो है वो इधर फूल रहा है और इसकी इस तरीके से द्वितीयक मूल भी निकल रही है। इधर भी ये निकला हुआ है, इसमें भी द्वितीयक मूल निकल रही है। तो जड़ें जो हैं यहाँ पे दो तरीके की जड़ें जो है फिलहाल आप देख सकते हो। आगे इन्होंने कहा है कि और भी प्रकार की जड़ें होती हैं वो हमें बताओ, तो ठीक है। आगे चलते हैं, इन्होंने क्रियाकलाप 9 दिया है। इन्होंने कहा है खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। तो आपको कहाँ जाना है, ऐसा मतलब ऐसी जगह जाना है जहाँ पे झाड़ियां मतलब लगी हो, खरपतवार लगे हो, मतलब बेकार वाले पौधे जो अपने आप ही उगाते हैं, ऐसी जगह पे हमें जाना है, क्योंकि उन पे ही हमें एक्सपेरिमेंट करने को बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर ये बोल रहे हैं कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए। कुछ खरपतवार पौधे जो हैं उनकी मिट्टी खोदकर हमें निकालना है और जड़ों से मिट्टी को धोकर अलग कर निरीक्षण करना है। मतलब ये जो खरपतवार पौधे हैं इनकी जड़ों का हमें क्या करना है, निरीक्षण करना है। फिर ये कह रहे हैं कि क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र की तरह हैं अथवा चित्र की तरह है। तो मतलब हमें चेक करना है कि जो हमारी चित्र में जैसी जड़ें दी गई हैं, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो, ठीक है। इनकी जड़ें इस तरीके से हैं या अलग हैं, ठीक है। जैसे कि ये खरपतवार है, ये खरपतवार है। इस खरपतवार में आप एक मोटी सी जड़ देख रहे हो, इस मोटी जड़ से इस तरीके से ये ब्रांचेज समझ लो निकली हुई, ब्रांचेज से भी इस तरीके से हमारी और भी जड़ें निकली हुई हैं। तो ये जो मोटी वाली जड़ जो होती है, ठीक है, ये जो बीच वाली इस तरीके की मोटी वाली जड़ होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मूल जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल जड़ कहते हैं। अब इनसे जो ये जड़ें निकलती हैं इनको द्वितीयक जड़ कहते हैं। अब द्वितीयक जड़ से भी ये निकलती हैं, इनको हम तृतीयक जड़ कहते हैं। इस तरीके की होती हैं। और इस वाली में क्या होती है, एक जाल टाइप में हमारा होता है, ठीक है। इधर रे से निकले, इधर रे से निकले, इधर रे से निकले, इधर रे से निकले, इस तरीके से होता है, ठीक है। आया समझ में। तो ये होता है हमारा, यहाँ पे इन्होंने नाम क्या दिया है ये भी हम देख लेते हैं। इन्होंने पहले वाले को बोला है मूसला जड़, ठीक है, मूसला जड़, ठीक है। मूसला जड़ इस टाइप की होती है जिसमें प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल वगैरह होती हैं। और रेशेदार जड़ होते हैं, इनमें रेशे ही रेशे निकले होते हैं, इसमें कोई प्राथमिक आत्मिक मूल नहीं होती है, बस रेशे की तरह निकले होते हैं, ठीक है। और दोनों ही हमारे क्या है, एक तरीके के खरपतवार दिखाए गए हैं। तो खरपतवार ऐसा नहीं है सारे खरपतवारों की जड़ जो होती है वो एक समान हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा है जिन पौधों की जड़ें एक ही तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया मूसला मूसला जड़ किसे कहते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें बी के समान है, इन्होंने मतलब जैसे कि मूसला जड़ में ही हमने आपको द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ बताई थी, तो यही हमारी द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ जो होती है वो हमारी क्या होती है, उनको हम पार्श्व जड़ कहते हैं। मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं और छोटी छोटी इनमें जो जड़ निकली है जिनको हमने द्वितीयक और तृतीयक बताया था उनको हम पार्श्व जड़ कहते हैं। फिर ये कह रहे हैं जिन पौधों की जड़ें बी के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, ठीक है। तो इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं, किसमें, जो हमारा ये रेशेदार जड़ होती है, मुख्य जड़ नहीं होती हैं। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, ठीक है। सभी जड़ें एक समान दिखाई जाती हैं, इन्हें जकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं।
तो इसे क्या कहते हैं? जिनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी एक समान दिखाई देती हैं, उनको झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने यहाँ पे टिक कर दिया है। आगे चलते हैं, इन्होंने कहा है एकत्र किए गए खरपतवार पौधों की उनके जड़ के आधार पर दो समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह में ए में रखना है और रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखना है। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इसका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। अब बी की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का, मतलब दोनों की पत्तियों में हमें विचार करना है कि आखिर इस पौधे की जड़ ऐसी है तो इसकी पत्तियां कैसी हैं, इस पौधे की जड़ ऐसी है तो इसकी पत्तियां कैसी हैं, तो ये हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है। ये कह रहे हैं बूझों के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया, यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होंगी तो उसके पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। मतलब अगर आपके किसी पौधा की मतलब इन्होंने कहा है कि अगर जैसे कि इस टाइप की जड़ है तो हो सकता है कि उसकी पत्तियां घास की तरह हो, अगर इस टाइप की जड़ है तो उसकी पत्तियां इस टाइप की हो। तो वो कह रहा है कि हमें पौधों को उखाड़ कर उसकी जड़ों को देखने की जरूरत ही क्या है, जब हम पत्ती से पहचान सकते हैं, उसकी पत्ती को देखकर पहचान सकते हैं कि इसकी जड़ कैसी होगी। ये है क्वेश्चन। फिर ये कह रहा है क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्ती के सिरा विन्यास एवं जड़ प्रकार में एक रोचक संबंध है। क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं पत्तियों के सिरा विन्यास के बारे में सारणी में हमें लिखना है। मतलब इन्होंने क्या कहा है, जैसे कि यहाँ पे घास वाला पौधा है तो इसकी जड़ रेशेदार होंगी और जो इस तरीके से पत्तियां जो होती हैं, प्रॉपर पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, उसकी जड़ जो होती है मूसलाधार होती है, मूसलाधार नहीं मूसला जड़ होती है। ठीक है, यही यहाँ पे बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्होंने कहा है हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। तो जड़ें क्या करती हैं, जड़ें जो होती हैं मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल और खनिज को क्या करता है, पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं और तना क्या करता है, जल और खनिज जो होता है उसको पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, पत्तियां क्या करती हैं, भोजन संश्लेषित करती हैं। इसका मतलब संश्लेषित का मतलब भोजन को बनाती हैं। ठीक है, पत्तियां क्या करती हैं, भोजन को बनाती हैं या भोजन तने से होकर, और ये भोजन क्या करता है, ये भोजन जो है तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। मतलब अभी जब हमारा खाना बन जाता है, हमारा भोजन बन जाता है, वो तने से, तना ही तो हमारे हर एक चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तने ही तो हमारे इस पूरे पेड़ का आधार समझ लो। वैसे आधार तो हमारी जड़ है, लेकिन ये पेड़ जो खड़ा हुआ है उसका आधार क्या है, उसका आधार हमारा तना है। तो ये भोजन जो है तना के माध्यम से ही हर एक हिस्से में पहुंचा देता है, किसको, भोजन को पहुंचा देता है। इस प्रकार कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टोपियोका आदि को हम खाते हैं। ठीक है, ये किसको खाते हैं, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे ऐसे पौधों की बात की जा रही है जो जड़ हैं। जैसे गाजर को हम खाते हैं, मूली को खाते हैं, शकरकंद को खाते हैं, सलजम को खाते हैं, टोपियोका को खाते हैं। ये सारी क्या है, ये सारी हमारी जड़ है। ठीक है, हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं, मतलब हम जड़ों को तो खाते ही है, इन्होंने बताया है। इसी प्रकार इन्होंने कहा है हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित होता है। तो हम भोजन कहाँ खाते हैं, पौधे के किस हिस्से को खाते हैं भाई। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तना को भी खाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों को खाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हम जड़ों को खाते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि क्या आप इस बात से सहमत है कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। ठीक है, तना जो है दो क्या बोला था, दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। तो भाई तना जो है दो तरफा मार्ग ही है। ठीक है, कैसे मार्ग है हम देखते हैं। ये कह रहे हैं लिखिए कि तने के कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं, कौन से पदार्थ नीचे की ओर जाते हैं। मतलब क्या तना जो है, हमारा भोजन तो पत्तियों में बनता है, लेकिन कुछ भोजन जो होते हैं, मतलब भोजन जो है हर हिस्से में हमारा पहुंचाया जाता है। तो ये भोजन हमारी जड़ों में भी पहुंचाया जाता है, पर जब जड़ों में भोजन ज्यादा हो जाता है तो वही हमारी गाजर मूली फूल जाती है, वो हमारी जड़, ठीक है, मोटी हो जाती है। जब वहां पे भोजन ज्यादा हो जाएगा, जब पत्तियों के लिए भोजन ज्यादा हो गया, वैसे भी हम दूसरों की बनाई हुई चीज ज्यादा खाते हैं, तो इनका ये बनाया हुआ भोजन जो है वो स्टोर हो जाता है। मतलब यही हमारा क्या बन जाता है, गाजर समझ लो बन गई, मूली बन गई, और ये हमारा सारा खा लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है, पुष्प के बारे में बोला। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हमारी क्या है, पुष्प है।
ठीक है। हाँ, इस बात को हम समझा देते हैं। इन्होंने कहा जड़ जो है दो तरफा कार्य करता है, मतलब ये तना जो है दो तरफा कार्य करता है, मतलब एक तो पौधे के ऊपर वाले हिस्से में हमारा भोजन पहुंचाता है, दूसरा ये क्या करता है, हमारी जो पौधे के निचला हिस्सा जो होता है जड़, वहां भी इस भोजन को पहुंचाता है। ठीक है, इसी नीचे वाले हिस्से में जब भोजन पहुंचता है तभी तो हमको वो गजन मूल्य के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुष्प के बारे में इन्होंने क्या लिखा है, पुष्प के बारे में इन्होंने लिखा है गुलाब के पौधे तीन आरेख दिए गए हैं, एक ए बी सी में दर्शाए गए हैं, कौन सी स्थिति में आप पौधे को भलीभांति पहचान सकते हैं। ठीक है, यानी जो गुलाब का पौधा है इस तीन तरीके से दिया गया है। गुलाब का पौधा है, पहले में पत्ती विहीन, पत्ती विहीन का मतलब इसमें कोई पत्ती नहीं है। दूसरे में है पत्ती सहित, मतलब इसमें पत्तियां हैं। तीसरे में पत्ती और पुष्प सहित, मतलब पुष्प भी है और पत्तियां भी हैं। फिर ये कह रहे हैं 4.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था, मतलब 4.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था। क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं, तो सभी पुष्प रंग बिरंगे, मतलब हर पौधे का जो खुद का फूल होता है वो एक ही कलर में होता है। एक कलर का मतलब अगर कलर्ड है तो सारे फूल कलर्ड होंगे। ऐसा नहीं है, एक ही पेड़ में लाल फूल भी निकल रहा है, पीला फूल भी निकल रहा है, नीला फूल भी निकल रहा है, काला फूल भी निकल रहा है। एक पेड़ में ऐसा नहीं होगा। एक पेड़ के पौधे के फूल जो है वो एक ही रंग के होंगे, चाहे वो कलर्ड हो, कलर्ड रंग के हो, मतलब मिक्स कलर के हो, चाहे वो एक ही कलर के हो, सारे फूल एक ही जैसे कलर के होते हैं। तो ये कह रहे हैं क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प देखे हैं, क्या वे चटकीले हैं, आइए पुष्पों का अध्ययन करें। ठीक है, तो यहाँ पे पुष्पों के अध्ययन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इन्होंने कहा है आवश्यक सामग्री, तो इन्होंने 4.1 की बात की थी। 4.1 में क्या किया था हमने, एक कलर लिया था। ठीक है, रेड कलर लिया था, तो हमने क्या किया था, पानी में उसके डाल दिया था, कलर को डाल दिया था, फिर उससे हमारा पौधे का रंग ही चेंज हो गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्रियाकलाप 10 को देखते हैं। आवश्यक सामग्री, एक पुष्प, आवश्यक सामग्री में क्या क्या है, एक पुष्प है, कलिका है, निम्न में से किसी पौधे के दो पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बेन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइडर, कागज, आवर्धक, लेंस, जल, इतनी सामग्री जो है इन्होंने हमको बता दी है। फिर ये कह रहे हैं ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, तो हमें क्या करना है, अवलोकन करना है। जैसे कि ये खिला हुआ फूल है, ये हमारी कली है, दोनों में ही क्या होते हैं, बाह्य दल होते हैं, मतलब बाहर इस तरीके से आप ये आकृति देखते हो ना। ठीक है, इस तरीके से ही हमारी आकृति देखते हो, इनको ग्रीन कलर की होती है, इनको हम क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। अंदर जो हमारा फूल का कलर जो होता है वो हमारी फूल का कलर ही हमारी पंखुड़ियों का कलर होता है, वो हमारी पंखुड़ियां होती हैं। देख ली। आगे चलते हैं, इन्होंने कहा है खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है। ठीक है, तो खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग हमारा कौन सा है, ये वाला, पत्तियां है ना। अब ये तो हमारे छिप गए हैं। ठीक है, फिर ये क्या इन्होंने कहा है, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग क्या है, पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं। विभिन्न पुष्प की पंखुड़ियां जो होती हैं अलग अलग रंग की होती हैं। ठीक है, जिस कलर की पंखुड़ियां होंगी उसी कलर का हम उसको फूल कहते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इन्होंने लिखा है आपके विचार में कलिका में पंखुड़ियां कहाँ बंद थी। ठीक है, कलिका में पंखुड़ियां कहाँ बंद थी, तो कलिका में जो पंखुड़ियां थी हमारी कहाँ बंद थी, ये जो हमारे बाह्य दल दिए गए थे। ठीक है, ये जो हमारे बाह्य दल दिए गए थे इनमें हमने इनको बंद करके रखा था। इनमें हमने आखिर बंद क्यों किया, तो इनमें बंद करने का रीजन बस इतना था कि हमारा पौधा जो है वो सुरक्षित, मतलब पौधा नहीं, क्या कहते हैं, पुष्प जो है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, इसलिए इसमें बंद थी। ठीक है, अब आपको ये बात ही समझ में आ गई होगी ना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे चलते हैं, इन्होंने कहा है या पंखुड़ियां कहाँ बंद थी, बाह्यदल में बंद थी। ठीक है, चाहे तो हम इसका आंसर भी लिख देते हैं, बाह्यदल। ठीक है, फिर ये कह रहे कि कली का प्रमुख भाग कौन सा है, तो कली का प्रमुख भाग जो है बाह्य दली होता है। फिर क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, इन्हें क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन करना है, फिर निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें कितने बाह्य दल है, तो आंसर हो जाएगा चार, चार बाह्य दल होते हैं। ठीक है, कितने बाह्य दल होते हैं, चार, चार नहीं पांच है, सॉरी। तो कितने बाह्य दल है यहाँ पे,
5 बाह्य दल होते हैं, 4 तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, 5 बाह्य दल होते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि क्या ये आपस में जुड़े अथवा स्वतंत्र हैं? ठीक है, तो ये बिल्कुल स्वतंत्र, मतलब नीचे से इस तरीके से यहाँ से जुड़े, नीचे से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है, मतलब इस हिस्से तो इससे जुड़े हैं, ठीक है, इस हिस्से से जुड़े हैं, पर एक दूसरे से स्वतंत्र है। आपस में जुड़े हुए हैं तो आंसर हो जाएगा आपस में जुड़े नहीं है, अथवा स्वतंत्र है तो आंसर हो जाएगा आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये स्वतंत्र है। ये कह रहे हैं कि बाह्य दल एवं पंखुड़ियां किन रंगों की हैं? तो बाह्य दल का जो कलर है वो है हमारा हरा, और पंखुड़ियों का कलर है लाल, या हम इसको माहुरी कलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? अब ये तो गिनने से ही पता चलेगा कितनी है, तो हमको ये कैसे पता चलेगा? गिन कर, गिन कर पता चलेगा भाई, ऐसे नहीं बता सकते कि पंखुड़ियां कितनी होंगी। फिर ये कह रहे हैं क्या वे एक दूसरे से जुड़ी है तो स्वतंत्र है? तो ये पत्तियां भी हमारी कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। कैसी हैं? स्वतंत्र हैं, इसमें भी हमारा आ जाएगा स्वतंत्र हैं। फिर क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग हैं अथवा संयुक्त हैं? बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग हैं, या उसमें भी पंखुड़ियां जो है वो हमारी अलग ही अलग हैं, ठीक है। कैसी हैं? अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है, संयुक्त नहीं है। हाँ, एक साथ हमारी वो बंद जरूर है, एक साथ बैठी हुई तो है, पर वो हमारे एक दूसरे से अलग हैं। फिर कह रहे कि अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों का अध्ययन करना है, हमको सारणी बनानी है, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने बोला है पौधे का नाम, इन्होंने गुलाब लिया है, बाह्य दलों की संख्या, ठीक है, संख्या एवं रंग, ठीक है। तो बाह्य रंग जो है बाह्य दल का हमारा कैसे है? हरा। बाह्य दलों की संख्या जो है मोस्टली 5 होती है, इन्होंने यहाँ पे अनेक लिखा है, तो अनेक इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। पंखुड़ियों के रंग है उनकी संख्या, तो पंखुड़ियों के, ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर जो है इन्होंने गलत कर दिया है, ठीक है, मैथ तो करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 5 आएगा और रंग होगा हमारा हरा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अनेक आएगा, इन्होंने उल्टा कर दिया है, यहाँ पे हमारा अनेक आएगा और रंग हो जाएगा हमारा लाल, ठीक है। बाह्य दल जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं, तो बाह्य दल जो है वो हमारे स्वतंत्र हैं, ठीक है। और ये पंखुड़ियां जुड़ी अथवा स्वतंत्र हैं, तो वही स्वतंत्र हैं या कह दो पृथक हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि पुंकेसर स्वतंत्र एवं पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं, तो पुंग ये भी हमारे स्वतंत्र हैं। स्त्री केसर उपस्थित है, तो ये भी हमारा उपस्थित है। ऐसे आप किसी और फूल के बारे में आप यहाँ पे सेम चीज लिख सकते हो कि सेम चीज हमारे लगभग यही सेम चीज किसी भी फूल में होती है। कोई भी फूल आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या नाम, कमल, ठीक है, कमल यहाँ पे लिख सकते हो, कमल, ठीक है, इस तरीके से कमल लिख सकते हो। उसमें बाह्य दल जो है वो गिनने पड़ेंगे कितने होते हैं, पत्तियां हमारी अनेक होती हैं, इसमें भी ये स्वतंत्र होते हैं, इसमें पृथक होते हैं, ये सारी चीज जो है वो हमारी सेम टू सेम होने वाली है। फिर आगे चलते ही इन्होंने कहा है विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण सारणी में लिखिए। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब स्वतंत्र हो। तो पंखुड़ी जब जुड़ी होंगी तो हम कैसे देख पाएंगे? जुड़ी पंखुड़ी, जुड़ी का मतलब जब हमारी कली होगी तो हम उसके पत्तियों की संख्या नहीं गिन पाएंगे ना, तो हम उसको अंदर के भागों को नहीं देख सकते आराम से। जब हमारा जो पंखुड़ी जो होती है पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे जब पंखुड़ियां जुड़ी हों अथवा स्वतंत्र हों, तो आंसर हो जाएगा जो स्वतंत्र हों, ठीक है। उदाहरण के लिए धतूरे अथवा अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काट कर पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट से देखने को बोल रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। तो स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमें क्या करना है? बाह्य दल जो होते हैं पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल और पंखुड़ियां जो होती हैं उनको हटा देना, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? ध्यान से देखना है, ठीक है। हमें क्या पहचानना है? अपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचानना है। किसको पहचानना है? पुंकेसर और स्त्री केसर, ये क्या होते हैं? तो ये जो हमारे यहाँ पे डायग्राम दिया गया है यही हमारे पुंकेसर के भाग है।
जैसे कि ये वाला जो है यहाँ पे हमारा पराग कोष होता है और इसको हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे क्या हैं, पराग कोष हैं। फिर ये कह रहे हैं इनमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। आप क्या आप पुंकेसर के, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुष्प के भाग हैं, ठीक है, हमने बाह्य दल को समझ लो हटा दिया, तो अंदर ही क्या है, ये जो है, ये जो पीला हिस्सा है पुंकेसर है, और ये जो है, ठीक है, ये इस तरीके से आप देख रहे हो ना, ये हमारा क्या है, स्त्री केसर होता है। और इसके ऊपर क्या होते हैं, पराग कोष होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या होते हैं, पराग कोष होते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। फिर ये कह रहे हैं अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपको गिनना है कि पुंकेसर जो है वो कितने हैं, ठीक है, क्या गिनना है कि पुंकेसर जो है कि आप में कितने हैं, ठीक है, कई अलग अलग होते हैं, अलग अलग फूलों में इनकी संख्या ऐसा नहीं है हर फूल में समान संख्या में हो, अलग अलग होते हैं। ये कह रहे एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित करना है। फिर आगे चलकर ये बोल रहे हैं पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर को भी हटा देना है, फिर हम स्त्री केसर के भागों को फिर हमें पहचानना है, देखना है, पहचानना है। जैसे कि ये जो हमारा पुंकेसर है हम यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, ठीक है, अब आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, ये वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो आपको ग्रीन हिस्सा इस तरीके से ये दिख रहा है, यही हमारा क्या है, स्त्री केसर है। और 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे दिए गए हैं, ये हमारे क्या है, पुंकेसर है, और इनके ऊपर इस तरीके से ये जो लगे हुए हैं ये हमारे क्या है, परागकोष है, ठीक है, आ गया होगा समझ में इतना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, तो भाई हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे हमें स्त्री केसर को साफ साफ दिखाया गया है, स्त्री केसर के हिस्सों के बारे में हमें बताया गया है। तो स्त्री केसर जैसे कि ये कह रहे हैं अपने पुष्प को स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र अगर बनाने को बोले तो यही चित्र आपको बनाना है, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, इस वाले हिस्से को, वह ये जो हमारी नली टाइप की होती है ये हमारी वर्तिका होती है, और ये नीचे ये मोटा सा हिस्सा जो होता है उसको, इसमें क्या होते हैं, अंडे होते हैं, अंडाशय इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों में क्या होता है कि एक लड़का होता है एक लड़की होती है, ठीक है, फिर हमारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इसमें फूलों में क्या होता है, एक ही फूल में हमारे क्या बोलते हैं, लड़की भी होती है और लड़के भी होते हैं, ठीक है, ये आप समझ सकते हो, मतलब ये इन्हीं से ही ये ठीक है, आगे की प्रोसेस होती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बोला है क्रियाकलाप 11, ठीक है, आइए अब हम पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। तो अंडाशय क्या होता है, स्त्री केसर का सबसे निचला फूला हुआ भाग होता है, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। अगर मतलब इसका भी हमें अध्ययन करना है अंडाशय के अंदर का, तो हमें इसको काट कर अध्ययन करना पड़ेगा। यह जानने के लिए अंडाशय किस प्रकार काटा जाए, चित्र ए बी को हमें देखना है। फिर ये कह रहे हैं अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र के अनुसार रखकर उसे 2 भागों में काटते हैं। तो मतलब हमें कैसे काटना है अंडाशय को, देखो कर्तन जो है अनुदैर्ध्य कट, या ये हमारा अनुदैर्ध्य कट है और ये हमारा अनुप्रस्थ है, मतलब लिटाकर इसको बीच से फाड़ देना है और इसको यहाँ से साइड से इसको इस तरीके से काट देना है बीच से, ठीक है। 2 तरीके के कट दिखाए गए हैं, तो आप यहाँ पे इसका वो कर सकते हो। जब हम जैसे अनुप्रस्थ वाला काटते हैं तो इस तरीके से हमें बीजांड दिखते हैं, ठीक है, और जब हम इस तरीके से आधा आधा ऊपर से इसको ऐसे ऐसे काटते हैं तो इस तरीके से हमको अंडे दिख जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रखिए। मतलब क्या है, अंडाशय की जो आपने काटा है जो, उसको सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर मतलब क्या करना है, हमें जल रखना है, मतलब आप चाहते हो कि ये सूखे ना, हमें और अध्ययन करना है तो उस पर थोड़ा जल बल लगा देना है। फिर कह रहे हैं आवर्धन लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, तो अंडाशय में क्या होता है, छोटी छोटी गोल संरचनाएं जो दिखाई देती हैं वही हमारे क्या होते हैं, बीजांड होते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट
है, सिर्फ उन्हीं पे हम टिक लगा रहे हैं, उन्हीं पे अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम अंडरलाइन चीजें कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ भी वगैरह आपको चाहिए तो प्ले स्टोर से ले सकते हो। यहाँ पे लिखा है अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में नोट करना है। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा पार्क के बगीचे में जाइए, अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। ठीक है, नोटबुक में जो आपने सारणी में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर जैसे प्रश्न उन्होंने बोला है कि क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर पाए जाते हैं, तो हाँ आंसर हो जाएगा हाँ, सभी में। मतलब बाह्य दल भी सब में होते हैं, पंखुड़ियां भी सब में होती हैं, पुंकेसर भी सब में होते हैं, स्त्री केसर भी सब में होते हैं, तो आंसर हो जाएगा हाँ। क्या ये कह रहे हैं क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिसमें उपयुक्त पुष्पांगों में कोई भाग नहीं पाया जाता है, क्या किसी फूल में इनके अलग भाग मिलते हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ। फिर क्या आपने ऐसे पुष्प देखे हैं जिनमें बाह्य दल पंखुड़ियां समान दिखते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा भी हो जाएगा आंसर हाँ। ठीक है, कुछ पुष्प होते हैं। क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें बाह्य दलों की संख्या, पंखुड़ियों की संख्या असमान है, तो बहुत सारे पुष्प ऐसे हैं। मोस्टली पुष्प ऐसे ही हमारे हमारे होते हैं जिनमें बाह्य दल की संख्या और पंखुड़ियों की संख्या जो होती है असमान होती है। बाह्य दल की संख्या कम होती है और पंखुड़ियों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे चलते हैं। इन्होंने कहा है अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा हाँ। विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग जो है अनुपस्थित भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ऐसा जरूरी नहीं हर पुष्प में ये सेम चीजें पाई ही जाए, कभी किसमें कुछ नहीं होगा, कभी किसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सोचने की वाली बात नहीं है। आपने पत्ती, तना, जड़ के कुछ लक्षण, कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना के अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, हम फलों के विषय में अगली कक्षा में जानकारी लेंगे। तो मतलब इसके आगे का जो पार्ट है वो आपकी नेक्स्ट कक्षा 7 में, मतलब 7वीं कक्षा में आपको सिखाया जाएगा। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा। आरोही, आरोही मतलब चढ़ने वाले जो पेड़ होते हैं जिनका तना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, जैसे कि अंगूर का पेड़, सेम का पेड़, मनी प्लांट, ये सारे आरोही है। संवहन मतलब जड़ जड़ से जल का क्या होता है, संवहन होता है, मतलब चढ़ना या बहना। ठीक है, सर्पी विसर्पी लता ही हमारे आरोही लता होते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द हमारे यही होते हैं। कुछ विसर्पी लता जो होते हैं वो हमारे जमीन में ही फैलते हैं हाँ, लेकिन उनको अगर हम किसी डंडे वंडे से सहारा दे दे तो हमारे आरोह कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दीवार के सहारे से ही आरोह करने लगते हैं, मतलब उनको किसी चीज का दीवार की सहायता ले रहे हैं तो भी तो आरोह कर ही रहे हैं। ठीक है, फिर है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ जो होती हैं जिन पत्तियों की संरचनाएं, जिन पत्तियों में सिराएं जो होती हैं, समांतर सिरा विन्यास होता है, उनकी रेशेदार जड़ होती हैं। साग क्या होते हैं, साग वो पौधे होते हैं जिनमें जिनकी जो तने जो होते हैं वो बहुत मजबूत नहीं होते हैं और हरे तने होते हैं उनके, और पेड़ ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, और पत्तियां जो होती हैं कहाँ से निकलना स्टार्ट करती हैं, थोड़े तने के थोड़े से हिस्से के ऊपर से निकलना स्टार्ट कर देती हैं। पार्श्व जड़ क्या होती है, पार्श्व जड़ वो होती हैं जो रेशेदार हमारी जड़ होती हैं। ठीक है, सॉरी, रेशेदार जड़ नहीं होती है पार्श्व जड़ वो होती है जैसे कि हमारी मूसला जड़ जो हुई, मूसला जड़ से भी जो हमारी द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ निकलती हैं इनको हम पार्श्व जड़ कहते हैं। मध्य सिरा जैसे कि पत्ती जो है, पत्ती के बीच में जो हमारी शिरा निकलती है इसको हम मध्य सिरा बोलते हैं। सिरा विन्यास, पत्तियों में जो हमारा जाल बना होता है, इस तरीके से पत्तियां हमारी होती हैं, इनके मध्य में भी जो कई तरीके की हमारी सिराएं निकली होती हैं, तो ये हमारा होता है सिरा विन्यास। बीजांड, ठीक है, बीजांड का मतलब जो हमारी वर्तिका होती है इसके अंदर जो हमारा अंडाशय होता है, अंडाशय में ही हमारे बीजांड पाए जाते हैं। समांतर सिरा विन्यास, तो समांतर सिरा विन्यास जो होता है वो घास वाली पत्तियों में पाया जाता है, इस तरीके का समांतर सिराएं पाई जाती हैं। पंखुड़ियां, जो फूल जो होता है हमारा उसमें जो ये जो पत्तियां होती हैं उनको हम पंखुड़ियां बोलते हैं। पर्णवृंत,
ठीक है। पर्णवृंत मतलब बाह्यदल ही इनको बोलते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान पत्तियां अपना भोजन तैयार करती हैं अपने पौधे के लिए। स्त्री केसर क्या होता है, जो हमारा पुष्प होता है उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दो चीज पाई जाती है। तो स्त्री केसर जो होती है, इस तरीके की जो आकृति होती है वो स्त्री केसर होती है। जालिका रूपी शिलान्यास में इसमें पत्तियों के अंदर पूरा जाल ही बना होता है। ठीक है। एक पैटर्न में जाल बना होता है, ये जाल का रूपी सिरा विन्यास होता है। बाह्य दल जो बाहर की पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो हमारे कली की सुरक्षा करती हैं वो बाह्य दल होती हैं। झाड़ियां वो होती हैं जिनमें नीचे से ही पत्तियां स्टार्ट हो जाती हैं और इनकी लंबाई ज्यादा नहीं होती है। ठीक है। इस टाइप का पेड़ होता है और इनकी जो तना होता है वो ज्यादा मोटा नहीं होता है, वृक्ष के बराबर मोटा नहीं होता है पर मोटा होता है। ठीक है। और पुंकेसर, पुंकेसर तो आपने देखे इस तरीके से। पुंकेसर जो होते हैं पुष्प का नर भाग पुंकेसर, और स्त्री केसर जो होता है नारी, क्या बोले, नारी भाग। ठीक है। मूसला जड़ जो होती है, मूसला जड़ इस तरीके की होती है जिसमें एक मूल जड़ होती है, मूसला जड़ होती है। वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों से जो वाष्प का उत्सर्जन होता है, मतलब पानी जो होता है वो भाप के रूप में निकलता है। ठीक है, वही वाष्पोर्जन होता है। वृक्ष जो होते हैं बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनकी तना जो होता है वो मोटा होता है और तने के ऊपर वाले हिस्से में ही हमारे पेड़ उगते हैं। शिरा क्या होता है, शिरा जो होता है, ठीक है, शिराएं तो हमारी, जैसे कि ये जो हिस्सा है ये हमारी पत्ती है। ठीक है। पर्णवृंत, ठीक है। पर्णवृंत क्या होता है, जैसे कि ये पर्णवृंत को फिर से बता देते हैं। ये हमारी पत्ती है, पत्ती का ये वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, जो हमारे तने से लगा होता है उसको पर्णवृंत कहते हैं। शिराएं जो होती हैं, इनमें ये जो शिराएं बनी होती हैं, ठीक है, ये हमारी शिराएं होती हैं। ठीक है। इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर जो है रिवाइज भी कर लिया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं, फिर आप जा सकते हो। अगर ये पॉइंट आपने रिवाइज कर लिए तो समझ लो आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं समानता पौधों का वर्गीकरण जो होती है उनकी ऊंचाई, तने की शाखाओं के आधार पर साग, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होते हैं। ठीक है। समानता पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। फलक क्या होता है, इसका जो चपटा वाला भाग होता है, ठीक है, ये पत्ती है, पत्ती का जो चपटा वाला भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। और ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम पर्णवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। फिर ये कह रहे हैं पत्तियों में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। मतलब इसमें जो सिराएं होती हैं किस तरीके से दी गई हैं, वही उसका जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, वही हमारा सिरा विन्यास कहलाता है। या जालिका रूपी और समांतर हो सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। आगे जो है वो हमको क्या दिया गया है, आगे यहाँ पे हमको दिया गया है पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्रिया, पत्तियां जो होती हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। क्या करती हैं, जड़ें मिट्टी से जल लेती हैं, खनिज पदार्थ लेती हैं, उनका अवशोषण करती हैं, फिर पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से भी जमाए रखती हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। फिर हमारा आगे दिया गया है जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें कैसी होती हैं, मूसला जड़ होती हैं। ठीक है। जबकि समांतर सिरा विन्यास वाली जो जड़ होती है, समांतर सिरा विन्यास वाली जो पत्तियां होती हैं उनकी जड़ जो होती है वो कैसी होती हैं, रेशेदार होती हैं। ठीक है। फिर आगे दिया गया है तने द्वारा जड़ से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन के अन्य भागों द्वारा पहुंचाया जाता है। मतलब तने क्या करता है, जड़ों से पत्तियों को जल, ठीक है, देता है और पत्तियों से जो भोजन बनता है वो पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो यहाँ पे ये दिए गए हैं आपके क्वेश्चन आंसर, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अगर भाई क्लास पसंद आई, हालांकि क्लास हमारी बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियोस को अपनी ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दिया करो। तो आज की क्लास में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।